नमस्कार साथियों। आप कैसे होंगे? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेडिकेट हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्वस्थ रहना, क्योंकि एक स्वस्थ मस्तिष्क मस्तिष्क ही इंसान को अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। इसलिए आप हमेशा अपने स्वास्थ्य का सबसे अधिक ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। आज हम वापस मिले हैं एक नए टॉपिक के लिए। और टॉपिक अपना सिंपल सा ही है, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट ही किया है पढ़ने को। तो हम बेसिक पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का परिचय। लेखांकन का परिचय मीन्स हमें लेखांकन के बारे में कुछ बातें सीखनी है कि लेखांकन में हम किन किन को शामिल करते हैं या लेखांकन में क्या क्या आता है। देखो, लेखांकन होता है वो लेखा शास्त्र और पुस्तपालन दोनों के बीच की कड़ी होती है। क्या होता है? पुस्तपालन और लेखा शास्त्र दोनों के बीच की कड़ी है। तो हमें लेखांकन के लिए कुछ शब्दों का ध्यान रखना चाहिए और उन शब्दों के बारे में हमें पता होना चाहिए। शब्दों की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, लेखांकन व्यवसाय की भाषा होती है। भाषा, बहुत सारी भाषाएं होती हैं जिनमें हम कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए लेखांकन भाषा का उपयोग किया जाता है। लेखांकन होता है वो अपने आप में किसी काम को करना होता है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं, लेखांकन कला होती है। लेखांकन को करते ही तो कुछ सैद्धांतिक नियमों का ध्यान रखना है। कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो लेखांकन को हम विज्ञान भी कहते हैं। लेखांकन एक तरह से बिजनेस में काम आता है, तो इसलिए वाणिज्य के द्वारा भी हम लेखांकन को प्रेजेंट करते हैं। तो आजकल वाणिज्य को भी क्या माना जाता है? लेखांकन माना जाता है। लेखांकन में केवल मौद्रिक लेन देनों का लेखा होता है, गैर मौद्रिक लेन देनों का लेखा नहीं होता है। इसके साथ साथ लेखांकन में लेन देनों को संक्षिप्तीकरण किया जाता है और वित्तीय रिपोर्ट तैयार की जाती हैं। लेखांकन में जो सूचनाएं प्रदान की जाती हैं वो सभी सूचनाएं केवल और केवल परिमाणात्मक रूप होते हैं। लेखांकन में अपने आप में ये कमी है कि उसमें गुणात्मक तथ्यों का ध्यान नहीं देते, केवल परिमाणात्मक तथ्यों का ध्यान देते हैं। तो इस तरह से इन बातों में हमें क्या पूछा जा सकता है? हमें ये पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी बात लेखांकन के लिए सही है और कौन सी सही नहीं है। इससे ज्यादा कोई इसमें प्रश्न नहीं बनता है। तो हम लेखांकन की बात करें तो देखो, ये हमें पता है लेखांकन में क्या होता है कि हम लेन देनों का अभिलेखन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण, ये सब लेखांकन भी करते हैं। लेकिन फिर भी लेखांकन की अगर बेसिक बातों की बातें करें तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। वो है लेखांकन कला, विज्ञान एवं वाणिज्य तीनों है। अगर मैं इसकी दूसरी बात करूं तो ये लिख सकते हैं, लेखांकन में केवल मौद्रिक लेन देनों का लेखा होता है। मौद्रिक लेन देनों का लेखा होता है। आगे बात करें हम, लेखांकन में लेन देनों का संक्षिप्तीकरण तथा वित्तीय प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं। वित्तीय प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं। और इसमें बेसिक बातें देखें तो लेखांकन में केवल मौद्रिक तथ्यों या कह सकते हैं परिमाणात्मक तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है।
लेखांकन की कार्य की प्रकृति विश्लेषणात्मक होती है। लेखांकन की कार्य की प्रकृति क्या होती है? विश्लेषणात्मक होती है। तो ये इसकी वो बातें हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो आपको अगर इतनी बातें पता होगी तो आप अपने प्रश्न पे आसानी से जा सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, लेखांकन को कला माना जाता है। कला इसलिए है क्योंकि यहाँ पर किसी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं और हम किसी काम को बेटर तरीके से कर सके वो उसकी क्या होती है? कला होती है। विज्ञान इसलिए है क्योंकि ये कारण और परिणामों के सिद्धांतों पर कार्य करती है। इसलिए लेखांकन करने के लिए हमें कुछ नियमों को अपनाना पड़ता है, कुछ सिद्धांतों को अपनाना पड़ता है और उसी के आधार पर हम इसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। वाणिज्य इसलिए माना है क्योंकि ये व्यापार का ही एक कार्य है। ये क्या है? एक व्यापार का ही कार्य है। तो व्यापार की सहायक क्रियाएं इसके अंदर आती हैं, इसलिए वाणिज्य भी आजकल इसको माना गया है। लेखांकन में केवल मौद्रिक लेन देनों का लेखा होता है। देखो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, लेखांकन में केवल मौद्रिक लेन देनों का लेखा किया जाता है। देखो दो लेन देन होते हैं, यहाँ लिखता हूं मैं, मौद्रिक और गैर मौद्रिक। तो ये प्रश्न आ सकता है ऐसे, कई बार अच्छा प्रश्न बनता है कि लेखांकन में मौद्रिक लेन देनों का लेखा होता है या गैर मौद्रिक लेन देनों का लेखा होता है। तो हमेशा याद रखो यहाँ केवल मौद्रिक लेन देनों का लेखा होता है, गैर मौद्रिक लेन देनों का लेखा लेखांकन में नहीं किया जाता है। फिर लेखांकन कहाँ पे तैयार होता है? तो लेखांकन में लेन देनों का क्या किया जाता है? संक्षिप्तीकरण। याद रखना, वर्गीकरण और अभिलेखन ये पुस्तपालन का काम है और जहां पुस्तपालन समाप्त होता है वहां पे लेखांकन की शुरुआत होती है। इसलिए ये अच्छे से याद रखना है कि लेखांकन में क्या करते हैं? लेन देनों का संक्षिप्तीकरण होता है और उन संक्षिप्तीकरण के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वित्तीय प्रतिवेदन तैयार करने पड़ते हैं जो हम इसके व्यापार के उपयोगकर्ताओं के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दो तथ्य होते हैं, एक तो होता है गुणात्मक और एक होता है परिमाणात्मक। गुणात्मक और परिमाणात्मक। तो लेखांकन के जरिए केवल परिमाणात्मक तथ्य ही प्रस्तुत होते हैं, गुणात्मक तथ्य नहीं होते हैं। इसलिए ये बात पूछी जाती है कि लेखांकन में कौन से तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, तो वो किया जाता है केवल परिमाणात्मक तथ्य। ये बात बड़े अच्छे से याद रखनी है। वैसे बोलेगा निम्न में से कौन सी बात गलत है, तो आपको ऊपर वाली तीन बात देखिए बोलेगा। चौथी, लेखांकन में परिमाणात्मक और गुणात्मक तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, तो ये बात गलत होती है। लेखांकन में केवल परिमाणात्मक तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, गुणात्मक तथ्यों को प्रस्तुत नहीं किया जाता है। गुणात्मक तथ्यों को प्रस्तुत नहीं करना ही लेखांकन की सीमा बन गई है। ये लेखांकन में अपने आप कमी है, क्योंकि हर व्यापार में जो व्यक्ति वहां काम करते हैं उनके गुणों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। उस व्यापार की जो मैनेजमेंट की फैसिलिटी है उसका भी बड़ा रोल होता है। लेकिन फिर भी लेखांकन में एक कमी है, ये कमी ये है कि इसमें गुणात्मक तथ्यों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आपको ये अच्छे से याद रखना है कि लेखांकन में गुणात्मक तथ्यों की बात नहीं की जाती है, केवल परिमाणात्मक तथ्यों की बात ही की जाती है। एक ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, लेखांकन के कार्य की प्रकृति क्या होती है? विश्लेषणात्मक होती है। क्या होती है? विश्लेषणात्मक होती है। ये बहुत जोर की बात है, इसको बोलते हैं एनालिटिकल। क्या बोलते हैं? एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक। देखो प्रश्न क्या आता है, आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको देखो मिटाता हूं। ऐसे आ जाता है कि निम्न में से लेखांकन की कार्य की प्रकृति है। देखो कार्य की प्रकृति है तो वो तीन तरह से हो सकती है। कार्य की प्रकृति तीन तरह से हो सकती है। एक तो होती है यांत्रिक, एक होती है विश्लेषणात्मक और तीसरी होती है सैद्धांतिक। ये देखो तीन ऑप्शन में आ जाते हैं और चौथा कोई भी ऑप्शन आ जाए, तो हमें देखने से लगता है तीनों ही अच्छे पॉइंट है। तो याद रखना, यांत्रिक होती है ये प्रकृति होती है किसकी? पुस्तपालन की। ये किसकी होती है? लेखांकन की। और ये होती है लेखा शास्त्र की।
ये होती है लेखा शास्त्र की। इसलिए आपको ये बड़े अच्छे से याद रखना है कि लेखांकन की कार्य की प्रकृति क्या होती है, विश्लेषणात्मक प्रकृति होती है। हम इसमें एनालिसिस का काम करते हैं। तो इस तरह से ये हमें लेखांकन की बेसिक बातें हैं जो हमेशा हमें पता होनी चाहिए। अब जैसे नाम आ गया लेखा शास्त्र, तो देखो लेखा शास्त्र में हम पुस्तपालन और लेखांकन दोनों को शामिल करते हैं। तो मैं यहाँ एक नोट लिख देता हूं, लेखा शास्त्र में पुस्तपालन एवं पुस्तपालन एवं लेखांकन दोनों को शामिल किया जाता है, दोनों को शामिल किया जाता है। इसलिए इसका क्षेत्र व्यापक एवं प्रकृति सैद्धांतिक होती है, सैद्धांतिक होती है। ये आपको अच्छे से याद रखनी है, शॉर्ट में ज्यादा डिटेल से नहीं जाने की जरूरत है। हमने क्या देखा है कि लेखा शास्त्र तो तीन हो गई, पहले पुस्तपालन होता है, उसके बाद क्या होता है अपना लेखांकन होता है, और उसके बाद क्या होता है लेखा शास्त्र होता है। लेखा शास्त्र अपने आप में ज्ञान की एक बहुत बड़ी शाखा है। जो बातें लेखांकन में आती है वो सबकी सबकी इसमें आ जाती हैं, लेखा शास्त्र में आ जाती है। जो नाम ये शास्त्र, और शास्त्र हम समझते हैं अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि लेखा शास्त्र में पुस्तपालन और लेखांकन दोनों शामिल है। इसलिए इसका क्षेत्र क्या हो गया, अपने आप ही बड़ा हो गया। तो बड़ा होने के साथ साथ इसकी प्रकृति क्या हो गई, सैद्धांतिक हो गई। तो इस तरह से हमें ये लेखांकन की विशेषताएं मान लो चाहे बेसिक बातें मान लो, हमें पता होनी चाहिए। तो अब ये मैंने गिनती के पॉइंट लिखे हैं, आप इनको 4-5 बार पढ़ते हो तो आपको आसानी से याद हो जाती है। और इन बातों में से एक प्रश्न बहुत सी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपको अच्छे पॉइंट कहाँ ध्यान रखने हैं, एक तो कार्य की प्रकृति यांत्रिक है, सैद्धांतिक है या विश्लेषणात्मक है, एक परिमाणात्मक और गुणात्मक तथ्यों पर ध्यान देना है, एक मौद्रिक और गैर मौद्रिक लेन देनों पर ध्यान देना। तो ये चीजें सिंपली किस में आती हैं, अपने लेखांकन के अंतर्गत आती हैं। आगे इसके बारे में और बातें करते हैं। देखिए, तो कोई पूछ भी ले ऐसे तो ये पता चल गया, जिससे मैं लिख देता हूं, ये भी एक नोट ही मानो आप, छोटा सा, जो बड़ा नहीं लिखना आपने। पहले आता है पुस्तपालन, पहले आता है पुस्तपालन। पुस्तपालन की हमने एक क्लास डाली है, उसके अंदर आपको मिलेगा। फिर आता है अपना लेखांकन। तो पुस्तपालन का काम किस में आ जाता है, लेखांकन में आ जाता है। और फिर अपना क्या आता है, लेखा शास्त्र। इस तरह से इन तीनों में आपस में इंटर रिलेटेड कनेक्शन होता है। तो पहले पुस्तपालन होता है, पुस्तपालन के बाद लेखांकन होता है। तो पुस्तपालन की सारी बातें अपने आप किसमें शिफ्ट हो गई, लेखांकन में शिफ्ट हो गई। और फिर पुस्तपालन और लेखांकन इन दोनों की बातें कहाँ शिफ्ट हो गई, लेखा शास्त्र में शिफ्ट हो गई। तो इस तरह से ये आपस में इनका रिलेशनशिप होता है। तो रिलेशनशिप तो नहीं पूछते हैं, लेकिन ये पूछ लेते हैं इसकी प्रकृति क्या होती है, सैद्धांतिक। इसकी प्रकृति क्या होती है, विश्लेषणात्मक। और इसकी प्रकृति क्या होती है, वो होती है यांत्रिक। तो ये तीनों ऑप्शन में डाल के आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ये ध्यान में होने पर ही आप इसको हल कर सकते हो, अन्यथा हमारा सिंपल सा प्रश्न गलत हो जाता है। तो मैंने जो बातें बोली वो आपको अच्छे से इसमें ध्यान रखनी है। आगे अगर हम लेखांकन के बारे में और बात करें, तो आपसे ज्यादा नहीं याद हो तो दो बातों को लेखांकन के लिए और याद रखो, जो लेखांकन की सीमाओं में आती है। सीमाओं में क्या आती है, देखो ज्यादा नहीं लिखते हैं, मैं दो ही पॉइंट लिखता हूं जो बहुत अच्छे पॉइंट होते हैं। पहला, लेखांकन की सीमाएं। पहला होता है भूतकालीन लेन देनों पर आधारित, लेन देनों पर आधारित।
देखिए अपनी जो लेखांकन होती है वो हमेशा पास्ट ईयर ट्रांजैक्शन पे डिपेंडेबल होती है। तो जो चीज भूतकाल में हो गई उसको तो हम केवल रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसके आधार पर कोई अच्छे निर्णय नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये कमी होती है कि लेखांकन हमेशा भूतकालीन लेन देनों पर आधारित होता है, क्योंकि वो तो भूतकाल में हो चुका। जरूरी नहीं है कि जो भूतकाल में हुआ वो भविष्य में भी होगा। हम केवल एक फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि जो भूतकाल में हुआ उससे हम इस साल बेटर करने की कोशिश करेंगे और हमारे रिजल्ट्स बेटर आ सकते हैं। लेकिन ये लेखांकन में एक कमी ही पाई जाती है। दूसरा आपको याद रखना है, तो केवल लिख देता हूं, गुणात्मक तथ्यों पर ध्यान न देना। गुणात्मक तथ्यों पर ध्यान न देना। लेखांकन में कभी भी गुणात्मक तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। गुणात्मक तथ्य हम खुद जानते हैं, जब भी कोई किसी अच्छे व्यक्ति से हम अपनी रिलेशन बनाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं उसमें गुण कितने अच्छे हैं। अगर हमें बिजनेस से रिलेशन बनानी है तो बिजनेस के भी गुण देखे जाते हैं, लेकिन अपनी लेखांकन क्या करती है, केवल मौद्रिक लेन देनों को लिखो। इसलिए वो कभी गुणात्मक तथ्यों पर ध्यान ही नहीं देती है। तीसरी कमी हो सकती है मूल्य परिवर्तन को न दर्शाना, नहीं दर्शाना। जो मूल्य चेंज होता है, जैसे स्थायी संपत्तियां होती हैं उनका मूल्य बढ़ जाता है, तो मूल्य स्तर में जो परिवर्तन होते हैं, है ना, उनको ये लेखांकन में नहीं दर्शाते। तो ये इसकी मोटी समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं को आप ज्यादा समस्याएं मत याद रखो, लेकिन कम से कम 3 समस्याएं याद रखो। इनसे आप कहीं ना कहीं अपने प्रश्न को हल कर लोगे। क्या होता है, भूतकालीन लेन देनों पर आधारित होती है, ये कमी है अपने आप में। गुणात्मक तथ्यों पर ध्यान नहीं देता ये भी कमी है। मूल्य परिवर्तन को भी नहीं दर्शाता ये। लो एक सिंपल सा और लिखा तो और लिख देता हूं, लो, मान्यताओं पर आधारित। मान्यताओं पर आधारित। मान्यताओं पर आधारित। देखो ये अजम्पशंस पे बेसिस पे, अजम्पशन के आधार पर लेखांकन तैयार होती है। अजम्पशंस क्या होते हैं कि हमने ये सोच लिया कि इतने रुपए डूब जाएंगे, इतने रुपए आ जाएंगे, इतना मूल्य में बढ़ा दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, वो गलत ही होता है। हमने सोचा 100 रुपए डूबेंगे, डूब गए 300, तो हमारी फोरकास्टिंग क्या हो गई, गलत हो गई। इसलिए लेखांकन में ये भी कमी है, वो मान्यताओं पर आधारित होती है, और मान्यताओं पे जो आधारित होता है वो कभी हमेशा सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये लेखांकन की आपको 4 सीमाएं, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, आपको याद रखने। ज्यादा कुछ नहीं जाना है, केवल 4 पॉइंटों को आप याद रखो, अपना काम अच्छे से हो जाएगा। और इसको हम 4 बार रिपीट करते हैं तो ऐसे ही हमें याद हो जाते हैं। देखो बड़े सरल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप रिपीटेशन डालना, जरूर आपको याद होगी। तो ये इसमें क्या होती हैं, सीमाएं होती हैं। तो आपको इनको नोट कर लेना है। इसके लिए मैं जैसे 2 मिनट दे दिया, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हो, या आप इसको जैसे मैंने बोला उसके अनुसार साथ साथ लिख सकते हो, लेकिन आपको ये लिखना है। तो आपने लिख लिया होगा, लिख लिया तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। देखिए, तो ये लेखांकन की बेसिक बातें हमने की हैं, जिसमें हम इसकी कुछ सिंपल विशेषताएं और कुछ सिंपल सीमाओं के बारे में बोल सकते हैं। देखो हमने एक लेखांकन का प्रोसीजर पढ़ा है, उस प्रोसीजर में लेखांकन की डेफिनेशन इंक्लूड होती है। और उसके अलावा अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो एक एंथेनो की डेफिनेशन होती है, जो उस लेखांकन प्रोसीजर के अनुसार ही है, कि जो व्यापारिक लेन देन होते हैं उनका अभिलेखन करना, वर्गीकरण करना, संक्षिप्तीकरण करना और सूचना तैयार करना। तो इस तरह से एक छोटी सी डेफिनेशन है एंथेनो की। आपको ज्यादा याद नहीं हो तो उस एंथेनो की डेफिनेशन आप किसी भी बुक्स में देखोगे, आपको अवेलेबल हो जाएगी, उसको आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि राइटर्स की डेफिनेशन अकाउंट्स में बहुत कम पूछी जाती है। फिर भी अगर लगे कोई टॉपिक अच्छा ऐसा हो जिसमें पूछे, तो आपको एंथोनी की एंथोनी है उसकी डेफिनेशन पढ़ लेनी है। बाकी देखो डेफिनेशन कहीं से ही पूछते, तो इतनी डेफिनेशन अकाउंट्स में नहीं याद करनी है, वो बिजनेस में याद करो, वहां प्रश्न आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमने ये लेखांकन की विशेषताएं पढ़ी हैं। अब इसके साथ साथ लेखांकन की कुछ अच्छी विशेषताएं भी होती हैं। तो मैं क्या बोलता हूं, देखो, लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं। लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं।
देखो वो तो लेखांकन की विशेषताएं थी, और ये लेखांकन सूचना, जो सूचनाएं होती हैं, ये लेखांकन सूचना की गुणात्मक विशेषता ले लो, सूचनाओं की ले लो, एक ही बात होती है। तो ये गुणात्मक क्या होती है? अभी जैसे आप तो बोल रहे थे सर गुणों की बात ही नहीं करते, लेकिन देखो सूचनाओं के गुण जरूर हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन होती है, उसके गुण होते हैं। तो इंफॉर्मेशन के गुणों के आधार पर हम इस इंफॉर्मेशन को 4 हिस्सों में बांटते हैं। पहला इसमें है विश्वसनीयता, दूसरी है इसके अंदर प्रासंगिकता या अनुरूपता, तीसरा इसके अंदर बात कर सकते हैं बोधगम्यता, या बोल सकते हैं समझने योग्य, और चौथी होती है तुल्यता। विश्वसनीय होनी चाहिए, हम उस पर फेथ कर सकें, हमें उस पर विश्वास हो, ऐसी सूचना होनी चाहिए। ऐसी सूचना तब होती है जब उसमें कोई अशुद्धि नहीं हो, वो व्यक्तिगत पक्षपात से अलग हो, तभी सूचना क्या होती है? विश्वसनीय होती है। इसके साथ साथ जो सूचनाएं विश्वसनीय हैं, उनको आपने किस आधार पर रिकॉर्ड किया है? आधार का मतलब होता है कि आपने कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट यूज किया है जिसके आधार पर उस लेन देन की सत्यता दर्शाई जाती है, तभी आप उसको लिखो, वो भी विश्वसनीयता के अंतर्गत ही आती है। प्रासंगिकता या अनुरूपता, देखो जो सूचना बनती है लेखांकन की, वो प्रासंगिक होनी चाहिए। प्रासंगिक का मतलब ये होता है कि आप भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के लिए पूर्वानुमान करो, और उसका आप प्रत्युत्तर भी दे सको, तो वैसी सूचना बननी चाहिए। और वो जिसको आप भेज रहे हो वो स्पष्ट होनी चाहिए, वो क्या कहलाती है? उसकी प्रासंगिकता कहलाती है। और आप जिस व्यक्ति को भेज रही हो उसी के पास जानी चाहिए, क्योंकि व्यवसाय के अलग अलग उपयोगकर्ता होते हैं। जो सूचना जिसके लिए प्रासंगिक ही नहीं है, उसके लिए रिलायबल वो रिलेवेंस ही नहीं है, तो वो उसको क्या करेगा? यूज नहीं करेगा। इसलिए वो प्रासंगिक होनी चाहिए। अब आप जिसको सूचना भेज रहे हो, आप जिसको सूचना भेज रहे हो, वो उसकी क्या होनी चाहिए? बोधगम्य होनी चाहिए। बोधगम्य का मतलब होता है समझने योग्य, उसको आसानी से आप समझ सको। इसलिए आपकी जो न्यूज है वो एकदम तर्कपूर्ण होनी चाहिए, समझने योग्य होनी चाहिए, और वित्तीय प्रतिवेदन सरल तरीके से होने चाहिए। उसके साथ साथ है तुलनीयता। देखो कंपेयर करना बहुत जरूरी होता है। जब आपको क्या किया, सूचना आपने क्या कर दी? विश्वसनीय दी। आपने क्या किया? सही व्यक्ति को भेजी, उस व्यक्ति ने उसको क्या किया? समझा। तो समझने के साथ वो क्या करेगा? उसकी तुलना करेगा। तुलना किसके साथ करेगा? समान इकाई वाली फर्मों के साथ, समान वर्ष के साथ करेगा, कि वही वही वर्ष है, अपने लेवल की ही वो क्या है? इकाई है। तो उसके साथ वो आसानी से क्या कर सकेगा? तुलना कर सकेगा। तो देखो एक प्रश्न तो यही आता है कि लेखांकन की कौन सी गुणात्मक विशेषता नहीं है? तो वो गुणात्मक विशेषता क्या है? 4 है। इसके अलावा आपको क्या पॉइंट मिल सकता है? इसके अलावा आपको मिल सकता है तटस्थता, सारता, एकरूपता, ये भी इसके अंदर नाम मिल सकते हैं आपको। तटस्थता, सारता, एकरूपता, ये विशेषताएं तो होती हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण विशेषताएं बात करते हैं वो ये 4 ही होती हैं। कौन कौन सी? विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, बोधगम्यता और तुलनीयता। तो इस तरह से आपको इन चारों बातों को ध्यान में रखना होता है। विश्वसनीय मतलब आपकी रिपोर्ट क्या होनी चाहिए? विश्वसनीय होनी चाहिए। अब कोई सूचना होती है वो विश्वसनीय तभी होती है जब वो सूचनाएं अशुद्धि से परे हों और व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त हों, तभी विश्वसनीय होती है। तो लो आप चाहो तो मैं एक लाइन विश्वसनीयता में लिख सकता हूं। क्या हो सकती है? लेखांकन सूचना तभी विश्वसनीय होती है जब लेखांकन सूचना तभी विश्वसनीय होती है जब सूचना अशुद्धि से परे
अशुद्धि से परे, मतलब अशुद्धि नहीं हो तथा व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त हो। मुक्त हो। दूसरी बात क्या हो सकती है? लेखांकन सूचना स्रोत व लेखांकन प्रमाणकों के आधार पर तैयार हो, के आधार पर तैयार हो। ये दो बातें होती है इसके अंदर, ये अच्छे से आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? लेखांकन सूचना क्या होती है? अशुद्धि से परे हो, मतलब उसमें अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, और वो व्यक्तिगत पक्षपात से क्या हो? मुक्त हो, तथा वो लेखांकन स्रोत और लेखांकन प्रमाणक उन दोनों के आधार पर तैयार की गई हो। तो आप इस बात को शॉर्ट में नोट कर सकते हैं, ये क्या लिखा है और आपको इसका मालूम भी हो तो आप नोट कर लीजिए। फिर मैं थोड़ा सा दो लाइनें प्रासंगिकता के लिए लिख देता हूं। लिखिए आप। आगे देखो, ये तो आपने लिख लिया, तो मैं प्रासंगिकता की बात करता हूं। प्रासंगिकता का मतलब होता है कि लेखांकन सूचनाएं प्रासंगिक तभी होती है जब वो सही उपयोगकर्ता के पास पहुंचती है। तो देखो, इसके लिए आप एक लाइन लिख सकते हो, वो ये है, लेखांकन सूचना सही उपयोगकर्ता के पास सही तरह से पहुंचाई जाए, सही तरह से पहुंचे तथा उपयोगकर्ता भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाकर, भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाकर निर्णय ले सके। क्या कर सके वो? तो लेखांकन सूचना सही उपयोगकर्ता के पास सही तरह से पहुंचे, तभी वो उसके लिए क्या होती है? प्रासंगिक होती है। सही व्यक्ति के पास नहीं पहुंचे तो भी वो कोई इसका उपयोग नहीं होता है। और वो क्या कर सकता है? जब सूचना जाती है तो उसका इंटेंशन ये होता है कि आप उस सूचना के आधार पर क्या कर सको? आप क्या कर सको? पूर्वानुमान लगा सको। आप उसका जब प्रत्युत्तर दे सकोगे तभी वो आपके लिए क्या होती है? प्रासंगिक होती है। तो ये आप प्रासंगिकता में क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो क्या होती है। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। देखो आगे, तो तीसरा पॉइंट कौन सा अपना? बोधगम्य था। तीसरा पॉइंट है अपना बोधगम्यता। बोधगम्य का मतलब होता है कि अंडरस्टैंड करना, उसको आप समझना। तो क्या होता है? लेखांकन सूचना सरल एवं तर्कपूर्ण होनी चाहिए, ताकि उपयोगकर्ता लेखांकन प्रतिवेदन को आसानी से समझ सके। बोधगम्यता का मतलब क्या होता है कि जो लेखांकन सूचना होती है वो सरल होनी चाहिए, तर्कपूर्ण होनी चाहिए, ताकि जो उपयोगकर्ता होते हैं वो लेखांकन प्रतिवेदन को आसानी से समझ सके। अगर सरल शब्दों में प्रस्तुत होगी वो, तभी वो उसको समझ सकेगा, अन्यथा वो उसको समझ नहीं पाता है। इसलिए अच्छे से समझने के लिए भी हम क्या करते हैं? इसका उपयोग लेते हैं। चौथी बात होती है अपनी कौन सी?
तुलनीयता। तो आपने नोट कर लिया। देखो, देखिए आगे मिटाता हूं इसको। अब देखो तुलनीयता, तुलना योग्य होनी चाहिए, तो ये तो नाम से स्पष्ट है। लेखांकन सूचना तुलना योग्य होनी चाहिए। इसके लिए समान उद्योग या इकाई के साथ समान वर्ष एवं मूल्यों तथा मूल्यों के आधार पर वित्तीय प्रतिवेदनों का के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। देखो, लेखांकन सूचना तुलना योग्य होनी चाहिए। जब तक आप इसमें तुलना नहीं करोगे तो आप उस सूचना का कोई उपयोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि सूचना उपयोग लेने के लिए है, और उपयोग लेने के लिए उसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अब एनालिसिस कैसे करें? तो देखिए, एनालिसिस कैसे होगा कि आपको समान उद्योग या समान इकाई के साथ उसको कंपैरिजन करना है। ऐसा नहीं होता कि एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस वाली होती है, वो एफएमसीजी प्रोडक्ट होता है या मेडिकल की जो सर्विस होती है उसके साथ कंपैरिजन करें। नहीं, एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल के साथ तुलना कर सकता है। एक टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी दूसरी टेलीकम्युनिकेशन के साथ क्या कर सकती है? तुलना कर सकती है। तो वो समान इकाई होनी चाहिए। वर्ष भी क्या होना चाहिए? समान। जैसे 2024 की डाटा ले रहे हो, दूसरी कंपनी की भी कितनी लेनी है? 2024 की डाटा लेनी है। तो लगभग उनमें मूल्य क्या होते हैं? समान से ही होते हैं। तो जिनके आधार पर जो वित्तीय प्रतिवेदन तैयार होते हैं उनका आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ही हम भविष्य के लिए क्या करते हैं? पॉलिसियां बनाते हैं। तो इसलिए ये लेखांकन की कौन सी विशेषताएं होती हैं? गुणात्मक विशेषताएं होती हैं। आपसे ज्यादा नहीं याद हो तो कम से कम आप ये 4 पॉइंट जरूर याद रखें। तुलनीयता, विश्वसनीयता, बोधगम्यता और कौन सा रह गया? प्रासंगिकता। ये 4 होने चाहिए। प्रासंगिकता ज्यादा पूछ लेते हैं, तो प्रासंगिकता का मतलब सिंपल सा हो गया, कोई सूचना तभी प्रासंगिक होगी जब वो भूतकाल के लेन देनों के आधार पर है। वर्तमान में हम जो चल रहे हैं, वर्तमान में हम भविष्य के लिए क्या करते हैं? उसका रेस्पॉन्स करते हैं, तभी वो प्रत्युत्तर है, तो उसका हमें उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह से हम लेखांकन की ये क्या करते हैं? गुणात्मक विशेषताओं की बात करते हैं। तो ये सिंपल सा टॉपिक होता है, कई बार इसमें से पूछ लेते हैं, तो आपको अच्छे से इसके बारे में ध्यान रखना है। अगले टॉपिक के लिए अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।